Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चों, इससे पहले की जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। उसका अपन ने इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन बात कर ली थी और हाफ लाइफ टाइम को डिस्कस किया था, और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सारे मैंने इक्वेशन आपको करवा दिए। बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें पढ़ने वाले अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अपन ने इसका इंटीग्रेशन, देखो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अपन ने 3 इक्वेशन पढ़ी थी, आपको याद हो तो। एक इक्वेशन करवाई थी मैंने आपको y इज इक्वल टू एम एक्स। इसके अंदर अपन ने जनरली ग्राफ a से y के बीच में और x के बीच में और a से बनाया था अपन ने, और ये हो गया था अपना स्लोप। कुछ याद आ रहा है, m। उसके बाद अपन ने बनाया था दोबारा y इज इक्वल टू माइनस का एम एक्स प्लस सी, जिसमें ग्राफ कुछ ऐसा मिला था। तो ये तो हो जाएगा उसका स्लोप माइनस के एम, और बच्चों ये हो जाएगा उसका इंटरसेप्ट, क्या हो जाएगा सी। और एक ग्राफ जनरली अपन ने जो पढ़ा था वो था एम एक्स प्लस का सी। तो इसमें जो ग्राफ अपने बना था वो बना था ए से। तो बच्चों ये तो हो जाएगा अपना स्लोप यानी कि टेन थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका इंटरसेप्ट, यहाँ पर क्या आ जाएगा एम और यहाँ आ जाएगा सी। इसी केस में भी आपको यही 3 ग्राफ याद करने हैं। इस केमिस्ट्री की बुक में आपको 3 ग्राफ याद करने हैं। इसी से रिलेटेड क्या होते हैं, अपनी इक्वेशन होती है। आपको क्या करना है, उन इक्वेशन का कंपैरिजन करना है। y इज इक्वल टू एम एक्स, देन y इज इक्वल टू माइनस का एम एक्स प्लस सी, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अपन ने फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए इंटीग्रेशन इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है ना। इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन अपन ने निकाला था k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। ये मैंने करवाया था आपको, ठीक है बच्चों। अब यहां से मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं। यहां से मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं इस जगह से। तो क्या हो जाएगा, log a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303 इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों मुझे कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन हो जाएगा मेरा, कहां से होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स। हो गया कंपैरिजन। इसका मतलब ये हो रहा है कि अपन को यहां पे जो ग्राफ बनेगा, अपन जो ग्राफ बनाने हैं तो किसके बीच में, log a अपॉन a माइनस एक्स, और इधर से ले लेंगे अपन t। अगर अपन यहां ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जनरली अपन को यहां से बिल्कुल आपका 0 पॉइंट से मिलेगा। तो ये मिलेगा अपन को स्लोप, ये हो गया स्लोप। स्लोप का मीन्स होता है टेन थीटा। तो यहाँ पे जो टेन थीटा कितना है आपका, k अपॉन 2.303। एक ग्राफ तो ये जाएगा। बच्चों एक इक्वेशन मैंने पहले भी करवाए थे, आपको याद हो तो। मैंने करवाया था आपको ln a माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। फिर अपन ने ये log बेस e है, इस log बेस e को log बेस 10 बनाया था। तो log बेस 10 बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, 2.303 का। यहां पर क्या हो गया था, a माइनस एक्स, और यहां हो गया था के टी अपॉन 2.303, ठीक है। अपन को इसका मान निकालना है, इस वाले का मान निकालना है। तो कैसे हो जाएगा, log a माइनस एक्स बराबर ये इधर आ जाएगा माइनस का के टी अपॉन 2.303 प्लस का log और a, ये आ गया। अब बच्चों यहां देखो आप, अगर अपन इस इक्वेशन का कंपैरिजन करते हैं, अगर अपन इस इक्वेशन का कंपैरिजन करते हैं, सपोज ये इक्वेशन मेरे को मिली है और वो आपसे कह रहा है कि इस इक्वेशन का आप कंपैरिजन कीजिए, तो कैसे करोगे, देखो y तो ये हो जाएगा माइनस a से, कैसे, ये m हो जाएगा, t बन जाएगा x, और बन जाएगा प्लस का c, ठीक है। तो यहां पर ग्राफ कैसा बनेगा, यहां पर ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ग्राफ प्लॉट होगा log a माइनस एक्स, इधर से जाएगा t, और अपना ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका स्लोप, क्या है, माइनस का k अपॉन 2.303। और अगर अपन इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो इंटरसेप्ट मेरे पास है, तो बच्चों इंटरसेप्ट की बात करें
तो ये हो जाएगा मेरे पास log A। तो ये 2 कैटेगरी के इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए होता है। आपको जनरली क्या देगा, जनरली आपको वो इक्वेशन देगा, उन इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको y इज इक्वल टू एम एक्स, देन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड y इज इक्वल टू माइनस का एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करना है और ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक है, आगे समझ में, स्क्रीनशॉट लो बच्चों, आगे चलते हैं। अपन को जनरली फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के 3 फॉर्मूले अपन ने पढ़ लिए। उन तीनों फॉर्मूले को आपको मैंने कहा था डायरेक्टली भी याद होना चाहिए। अपन एक बार इसको रिमाइंड कर लेते हैं कि जनरली फॉर्मूले कौन कौन से थे। एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। दूसरा पढ़ा था अपन ने हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आज बच्चों अपन एक फॉर्मूला और पढ़ने वाले हैं, उसे बोलते हैं इंटरवल फॉर्मूला। मैं तीनों फॉर्मूला एक साथ लिख देता हूं, फिर अपन उसको जनरेट करेंगे। तो बच्चों अपन को कुछ याद करना है, यहां पे अपन रिमाइंड करते हैं। देखो बच्चों, अपन ने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए आपका इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन, इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन फॉर्मूला क्या था वो था आपका k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। आगे था आपका log r नॉट अपॉन r, और अपन ने इसी फॉर्मूले को कुछ ऐसा लिखा था 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। तो यहाँ पे a क्या था, t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल कंसंट्रेशन, और a माइनस एक्स क्या था, t इज इक्वल टू टी टाइम पर आपके फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, फिर अपन ने क्या निकाला था इधर, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या था, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ये अपन ने दूसरा फॉर्मूला जनरेट किया था। ठीक है बच्चों, आज अपन एक फॉर्मूला और पढ़ने वाले हैं, उसे बोलते हैं इंटरवल फॉर्मूला। क्या होता है वो, इंटरवल फॉर्मूला होता है। तो अपन को ये पता होना चाहिए कि इंटरवल फॉर्मूला कैसे बनेगा। इंटरवल फॉर्मूला, ठीक है, तो यहां पर इंटरवल फॉर्मूला क्या होगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। ये हो गया आपका इंटरवल फॉर्मूला। अब बच्चों अपन को ये पता होना चाहिए कि जनरली इंटरवल फॉर्मूले का यूज़ कहाँ पर होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन कैलकुलेट नहीं होती है। तो कुछ रिएक्शनों में जब इनिशियल कंसंट्रेशन कैलकुलेट नहीं होती है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इंटरवल फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, दोबारा बोल देता हूँ, सम रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन कैन नॉट बी कैलकुलेट। कुछ रिएक्शन ऐसे होती है जहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन कैलकुलेट नहीं होती है, तो वहां रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए जनरली इंटरवल फॉर्मूले का अपन यूज करते हैं। एक बार आप इसको देखो मैंने कैसे किया है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों ये अपन ने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, ये आपको जनरली याद होनी चाहिए और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी होनी चाहिए। अभी मैंने आपसे कहा था कि जनरली हमें इंटरवल फॉर्मूले का यूज करना है। इंटरवल फॉर्मूले का यूज कैसे होता है अपन ने बात करी ली। कुछ रिएक्शनों में इनिशियल कंसंट्रेशन कैलकुलेट नहीं होती है, तो इन सम रिएक्शन इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर इनिशियल कंसंट्रेशन। रिपीट, in some reaction it is not possible to measure initial concentration, therefore to determine the rate constant of use of interval formula। इसमें क्या करते हैं अपन, T1 टाइम पर और T2 पर क्या करते हैं अपन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को x1 और x2 को मेजर करते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले अपन को यूज करना है इंटीग्रेशन रेट कांस्टेंट
ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये मैंने आपको पढ़ा दिया और बोर्ड पे लिखा हुआ भी है। क्या होता है? ये होता है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log A अपॉन A माइनस एक्स। अब बच्चों क्या करना है अपन को? T1 पर तो x1 को मेजर करना है और T2 पर x2 को मेजर करना है। इक्वेशन नंबर 1, T1 की वैल्यू निकाल ले 2.303 अपॉन K log A अपॉन A माइनस x1। इक्वेशन नंबर 2, T2 की वैल्यू कैलकुलेट करें 2.303 अपॉन K log A अपॉन A माइनस का x2। इक्वेशन नंबर 3 क्या करेंगे? इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फोर्थ को लेस कर देंगे। ये हो गया, तो क्या बनेगा? T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू कितनी है? 2.303 अपॉन K log A अपॉन A माइनस x2। ठीक है, T2 की वैल्यू x2 है ना, माइनस इधर क्या आएगा? T1 की वैल्यू, T1 की वैल्यू कितनी है? 2.303 अपॉन K log A अपॉन A माइनस x1। इस वैल्यू को नीचे ले आता हूं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 कॉमन क्या आ रहा है? 2.303 अपॉन K, अंदर क्या बच रहा है आपके? log A अपॉन A माइनस x2। इधर आ जाएगा आपका log A अपॉन A माइनस का x1। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log क्या होगा? देखो A अपॉन A माइनस x2 अपॉन A माइनस का x1। तो मेरे ख्याल से A से तो ये कट जाएगा, A से तो ये कट जाएगा ना, ठीक है। और क्या बचेगा फाइनली अपने पास? T2 माइनस का T1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K, क्या जाएगा? log, ऊपर आ जाएगा A माइनस का x1 और नीचे आ जाएगा A माइनस का x2। आ गया ना? अब यहां से बच्चों अपन रेट कांस्टेंट K का मान निकाल सकते हैं आसानी से। देखो K का मान इधर करके इधर ले आओ, ये रही फॉर्मूला। तो बच्चों कहने का मतलब ये कि फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपको करना है तो आपको एक तो ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए आपके माइंड में, हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हाफ लाइफ टाइम का फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन से क्या रिलेशन है वो आपको याद होना चाहिए, और रेट कांस्टेंट इंटरवल फॉर्मूले का यूज कब करते हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। जनरली अपन ने सारी बातें पढ़ ली है, ये आपका कंप्लीटली फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट ऑर्डर के अपन ने एग्जांपल पहले ही पढ़ लिए जो मैंने आपको एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स के रूप में करवाए थे। इसके अलावा इंटीग्रेशन इक्वेशन हो गई, इसके इंटरवल फॉर्मूला हो गया, इसके साथ इसका हाफ लाइफ टाइम हो गया और जनरली इसके न्यूमेरिकल्स करवा दी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अपना अगला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी अकॉर्डिंग टू आरएनएस थ्योरी। अपन को आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी की कैलकुलेशन करना है। अगर अपन आरएनएस थ्योरी की बात करें तो बच्चों यहां से अपन को याद करना है आरएनएस इक्वेशन, जो आपको याद करना है आरएनएस इक्वेशन। और आरएनएस इक्वेशन की बात करें वो होता है K इज इक्वल टू A डॉट ई माइनस का ई ए अपॉन आर टी। तो अगर बच्चों अपन इस आरएनएस इक्वेशन की स्टडी करते हैं तो इस आरएनएस इक्वेशन की स्टडी करने पर देखो K तो रेट कांस्टेंट है या आपके आरएनएस रेट कांस्टेंट है, ठीक है ना। इसको देखो आप बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है माइनस में, देखो माइनस में ई आपको दिख रहा है, तो ये है अपना एक्टिवेशन एनर्जी, रिप्रेजेंट करते हैं ई के द्वारा, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। और बच्चों देखो यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी माइनस में दे रखी है, इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों? ये होती है मिनिमम एनर्जी। क्या होती है? मिनिमम। ये मिनिमम एनर्जी होती है जो एक्चुअली में करती क्या है? किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट को देने वाली मिनिमम एनर्जी होती है, जो करती क्या है? केवल रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों उनको कन्वर्ट करती है प्रोडक्ट में, ठीक है। दोबारा चलते हैं अपन, क्या है कहानी इसकी? देखो इसकी स्टोरी क्या है। ये बच्चों आरएनएस इक्वेशन है। आरएनएस इक्वेशन में ये जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी का मान नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? मिनिमम एनर्जी आपकी कैसी है? मिनिमम।
ये आपकी मिनिमम एनर्जी है, ठीक है। अब मिनिमम एनर्जी है तो क्या करती है, किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट को मिलने वाली जो एनर्जी होती है, और ये एनर्जी करती क्या है, सिर्फ रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या करती है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, ठीक है। अब क्या होता है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जनरली आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इनके बीच के अंदर जो आती है बच्चों, आती थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी आती है। अब कहानी है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को क्या करना होता है, इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार करके आगे जाना पड़ता है, ठीक है। एक बार इसको देखो मैंने कैसे लिख रहा हूं मैं, एक बार अपन दोबारा स्टडी कर लेते हैं इसकी, एक बार दोबारा देखो मैंने कैसे लिखा है, आप यहां से देखना मैं कैसे लिख रहा हूं, देखो दोबारा देखो, बताओ ये क्या है, ये है बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है ये, एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप इसको जनरली ढंग से देखो, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों नेगेटिव में आ रही है, तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी कैसी होती है, मिनिमम एनर्जी होती है, ये मिनिमम एनर्जी हो गई, ठीक है। क्या करती है, रिएक्टेंट को मिलने वाली मिनिमम एनर्जी होती है, रिएक्टेंट को मिलने वाली मिनिमम एनर्जी होती है, जो क्या करती है, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स में चेंज करती है, ठीक है। चलो साहब, इनको रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में चेंज करने के लिए बीच में एक बोलते हैं एनर्जी बैरियर, एक बैरियर भी होता है, उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये बच्चों थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, इसको पार किए बिना रिएक्टेंट कभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। अब इनकी कंडीशन होती है, यहां पर दो केस फॉलो होते हैं। क्या केस फॉलो होते हैं, अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मोर देन एंड इक्वल थ्रेशोल्ड एनर्जी, अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, तो रिएक्टेंट कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। अगर आपको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की जो टोटल एनर्जी है, या तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये केस फॉलो होगा। तो इन सारी बातों को समझने के लिए अपन एक ग्राफ बनाते हैं। देखो जनरली ग्राफ जो बनेगा, यहां पर ग्राफ बनेगा एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट या रिएक्शन प्रोग्रेस। रिएक्शन ने क्या प्रोग्रेस की, रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिख देता हूं, ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब आप एक चीज ढंग से देखना है, पे समझने की कोशिश करना ग्राफ को, पूरी कहानी ग्राफ के अंदर है। आप देखो इस जगह पर आ रहा हूं मैं, इस जगह पर रिएक्टेंट है, मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये हो गए एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी तो ऑलरेडी है, ठीक है ना। अच्छा यहां पर मैं ले लेता हूं, ये हो गया आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। कौन सी एनर्जी जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब जैसे रिएक्टेंट को यहां पर आना है, तो बेटा ये थ्रेशोल्ड एनर्जी आपकी ना, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। क्या होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, बताओ, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन। क्या होती है, ये होती है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन, ठीक है। अब सुनो, यहां तक तो एनर्जी ऑलरेडी रिएक्टेंट के पास है, मैं थोड़ा सा इसको आगे डॉट ले जाता हूं थोड़ा सा, तो इसका मतलब इतनी एनर्जी तो ऑलरेडी इसके पास है, मुझे इसको इतनी एनर्जी और देना है, मुझे मतलब यहां से लेके यहां तक एनर्जी और देना है। जैसे मैं इसको ये एनर्जी दूंगा तो ये एनर्जी देने पर क्या होते हैं, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होकर कहां जाते हैं, यहां आ जाते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स है उसके पास इतनी एनर्जी तो ऑलरेडी है, मतलब इतना तो उन्होंने ऑलरेडी
चल गए ऊपर तक। अब क्या होता है, मुझे यहां पर लाना है, तो मुझे ये जो एनर्जी आपको दिख रही है, ये एनर्जी मुझे क्या करना, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को देना है। जैसे ही मैं इस एनर्जी को रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को दूंगा बच्चों, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होकर यहां चल जाएगा। ध्यान रखना, यहां क्या बनाता है वो, यहां जाके बनाता है एक्टिवेटेड कंपाउंड, या बोल सकते हो आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की खास बात क्या होती है, खास बात ये होती है कि यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों, वो होती है मैक्सिमम, पहली चीज तो। दूसरी, ये जो चीज आपको दिखती है ये होती है अनस्टेबल, क्योंकि यहां पे बॉन्ड ब्रेक भी होता है और बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों क्रियाएं होती है, ठीक है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब यहां आने के बाद इस जगह पर आपका रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स आ गया। अब वो सोच रहा है यार मुझे इस तरफ जाना है या मुझे इस तरफ जाना है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या कहती है, अगर टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तो क्या होता है, आपके जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दिखते हैं यहां से वापस क्या आएगा, रिएक्टेंट जाएगा। मतलब रिएक्टेंट कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर मुझे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराना है तो ये क्या हो जाएगा आपका, एनर्जी ऑफ ईपी, ठीक है। तो यहां पर जो निकलती है, इस जगह पर निकलती है, ये निकलती है रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी, और यहां से निकलती है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी। अब जरूरी नहीं है कि ये बंदा यहां तक ही आए, हो सकता है यहां तक आ जाए। इसलिए क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी के केस में हम एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोनों को भी क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आ रही बात समझ में, ये रिएक्टेंट की, तो यहां पे केस क्या निकलेगा, यहां पे तो केस क्या निकलेगा, यहां पे केस निकलेगा फर्स्ट, द टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, so reactant cannot be change प्रोडक्ट। पहला केस तो हो जाएगा, मतलब रिएक्टेंट की जो टोटल एनर्जी है अगर वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम हो रही है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम हो रही है, लेस देन हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, किसी भी केस में आपके रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में चेंज नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अपन को ये वाले केस को फॉलो करना है। दूसरा केस क्या होगा अपना, दूसरा केस होगा द टोटल एनर्जी ऑफ reactant molecules more than threshold energy, so reactant change to product। अब देख लो आप, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से अगर अपन देखें तो एक तरह से क्या हो गया, ये तो एनर्जी बैरियर हो गया, ये एक तरह से क्या हो गया आपका, एनर्जी बैरियर हो गया। इट मींस इस एनर्जी बैरियर को पार किए बिना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। अगर आपको इस एनर्जी बैरियर को पार करना है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी देना है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी देना है कि उसकी टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के या तो इक्वल हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए। तो बच्चों ये जो कहानी अपन ने लिखी है, एक्टिवेशन एनर्जी कहानी लिखी है। और आगे चलते हैं। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी को अपन कैलकुलेट किस में करेंगे, किलोजूल पर मोल में कैलकुलेट करेंगे। यहां से अगर अपन निकालें तो किस में कैलकुलेट करेंगे इसको, किलोजूल पर मोल में अपन इसके आंसर को मेजरमेंट करेंगे। अब बच्चों इसका सीधा रिलेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो मिनिमम एनर्जी होती है ना, और इसका जो सीधा रिलेशन होता है वो रिलेशन होता है आपके रेट ऑफ रिएक्शन से। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन होगा, एक्टिवेशन एनर्जी का मान जितना ज्यादा कम होगा, एक्टिवेशन एनर्जी का मान जितना ज्यादा कम होगा, आप तुरंत समझ जाना उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। इसका स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चों एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं अपन, आप एक बार और समझ लो। देखो, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी अकॉर्डिंग टू आरएनएस थ्योरी, ठीक है। आरएनएस इक्वेशन के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है।
एक्टिवेशन एनर्जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ EA द यूनिट ऑफ किलोजूल पर मोल, क्या आ रही है, माइनस में आ रही है। इट मीन्स मिनिमम एनर्जी, किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट को दी गई एक्स्ट्रा मिनिमम एनर्जी होती है जो जनरली क्या करती है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में चेंज करती है। जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में चेंज होते हैं तो एक एनर्जी बैरियर के रूप में आता है, उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार किए बिना रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में चेंज नहीं होते। तो ग्राफ देखो आप, यहां पर आपके रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इतनी एनर्जी तो आपने ऑलरेडी दे रखी है। ग्राफ से क्वेश्चन करना, इतनी एनर्जी तो ऑलरेडी आपके पास है, अगर मैं इसको ये वाली एनर्जी दे दूं और, तो ये एक्स्ट्रा मिनिमम एनर्जी, जैसे मैं ये वाली एनर्जी देता हूं तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होकर क्या बना लेते हैं, एक्टिवेट कंपाउंड या एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का मान सबसे ज्यादा होता है और ये अनस्टेबल होती है। अब कहानी, या तो ये इधर आएगा या फिर ये इधर जाएगा, तो इधर आएगा या इधर जाएगा, डिसाइड कौन करेगी, आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो क्या आपका एनर्जी बैरियर है। अब कहानी क्या है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, सो कैन नॉट बी कन्वर्ट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अगर आपको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो आपको किसी भी केस में क्या करना है, उसको एनर्जी इतनी देनी है कि उसकी टोटल जो एनर्जी है बच्चों वो क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी की या तो इक्वल आ जाए या ज्यादा आ गई। ये बेसिक था। अपन अब टॉपिक चालू करते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों आगे चलते हैं। मैंने बोर्ड पे एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखी है। देखो अभी अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैव सम एनर्जी, एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैव सम एनर्जी, देन द नॉर्मल मॉलिक्यूल्स, दिस एक्स्ट्रा एनर्जी इज कॉल्ड टू एक्टिवेशन एनर्जी। आगे बस समझ में, आप पढ़ो इसको अच्छे से। एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैव सम एनर्जी, देन द नॉर्मल मॉलिक्यूल्स, दिस एक्स्ट्रा एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी, जो माइनस में आई थी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू प्रोडक्ट। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, जनरली जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसके साथ इसका सीधा रिलेशन होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना है, अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना है बच्चों, तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी के मान को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब इस केस में अपन करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अपन एक्टिवेशन एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं बेटा, टू टाइप में होती है। फर्स्ट तो होती है आपके ग्राफिकल कैलकुलेशन, ठीक है ना। एक तो होती है आपकी ग्राफिकल मेथड, बोल सकते हैं अपन इसको ग्राफिकल मेथड, और एक होती है आपके मैथमेटिकल मेथड। ये आपके दो हैं, इन दोनों की स्टडी अपन को करना है और इन दोनों से रिलेटेड क्या होते हैं, अपने पास क्वेश्चंस होते हैं जिनको अपन को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट मेथड है अपने ग्राफिकल मेथड, और अपन को इस मेथड में यूज किसका करना है, यूज करना आरएनएस इक्वेशन का। तो आरएनएस इक्वेशन क्या थी, आपको याद हो तो, K इज इक्वल टू A डॉट माइनस का EA अपॉन RT, ये इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1। अपन क्या करेंगे, बोथ साइड ln लेने पर अपन दोनों तरफ क्या लेते हैं, ln ले लेते हैं। तो यहां पर तो क्या हो जाएगा बच्चों, ln K, ठीक है। पावर पहले आएगी तो क्या होगा, माइनस का EA अपॉन RT, ठीक है। ये कैंसिल, डॉट क्या बनेगा, प्लस, और इधर आ जाएगा अपने पास ln A। अपन जानते हैं लॉग बेस ई है, लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, 2.303 का यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग के इज इक्वल टू माइनस का EA अपॉन 2.303 RT प्लस लॉग A, ठीक है। चलो साहब, अब क्या करते हैं, अपन को बच्चों इसका कंपैरिजन करना है, किससे करना है, y इज इक्वल टू mx, जो भी इक्वेशन है। तो आप देखो यहां पर तो आ गया y, यहां पर आ गया माइनस,
यहां पर आ गया एम और यहां पर आ गया एक्स और यहां पर आ गया सी। तो y इज इक्वल टू माइनस का एम एक्स प्लस सी से अपन कंपेरिजन कर रहे हैं। तो जनरली ग्राफ कैसा आएगा, देखो आप ग्राफ कैसा आएगा, इधर तो ग्राफ बना रहे हैं अपन log के और इधर क्या आएगा आपके पास 1/t। तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा आपको, अपन ने पढ़ा दिया। तो यहां पे जो स्लोप आपका हो रहा है, स्लोप यहां पे जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, माइनस का EA अपॉन 2.303 R, ठीक है। और आप चाहें तो यहां से एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, माइनस का स्लोप इंटू 2.303 R। तो बच्चों यहां पर जो आपको R लेना है वो लेना है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, ठीक है। यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा मुझे इंटरसेप्ट। तो अगर अपन इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपके पास log a। ये हो गया आपका ग्राफिकल मेथड। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। बच्चों आगे चलते हैं, अगला जो पॉइंट है अपना वो है आपके मैथमेटिकल, और इन दोनों के आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो भी कर लेंगे अपन। आप अच्छे से कैलकुलेशन करिए, अच्छे से स्टडी करिए, लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाइए। देखो अगली जो प्रोसेस है अपनी, अगली जो मेथड है मैथमेटिकल्स, मैथमेटिकल मेथड है। और बच्चों इस मेथड के अंदर भी क्या करना है अपन को, यूज करना है, किसका यूज करना है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, k इज इक्वल टू a डॉट ई माइनस का ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, बोथ साइड ln लेने पर, तो अगर अपन इसका ln लेते हैं तो क्या बनेगा, ln k बराबर इधर क्या आ जाएगा, माइनस का ई ए अपॉन आर टी प्लस ln a, ठीक है। देखो इसको कैसे याद करा करो, देखो ln को आप तो ऐसे याद करो, बच्चा है ln, जैसे ln तो बच्चा है और बच्चे को आपको बनाना है लोग, लोग बोलते हैं आदमी, है ना। ln तो क्या है, बच्चा है, और इसको बनाना है आपको लोग, लोग बोले तो आदमी बनाना है आपको। तो आपको इसको एक गुट्टी पिलानी है, गुट्टी जानते हैं ना बच्चों को पिलाते हैं गुट्टी, उस गुट्टी का नाम है 2.303। बट जैसे आप एक गुट्टी पिलाओगे ना तो ये आदि बन जाएगा। लेकिन ये गुट्टी अपन कब पिलाते हैं, हमेशा रात में ही पिलाते हैं। तो बच्चों जब भी ध्यान रखना 2.303 आप लिखो ना तो रात के साथ ही लिखना, रात ही एरिया आपकी। इसको आप ऐसे याद करो, जैसे क्या होगा भूलोगे भी नहीं आप, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो क्या हो जाएगा, log k बराबर माइनस का ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस log a, इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों क्या करेंगे अपन, इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, k1 पे तो निकालेंगे t1 टाइम t1 टेम्परेचर, और k2 पे निकालेंगे t2। तो देख क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे log k1 बराबर क्या होगा, माइनस का ई ए अपॉन 2.303 आर टी1 प्लस log a, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन 4 भी लिख लेता हूं मैं, क्या हो जाएगा, log k2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू प्लस इधर हो जाएगा log a, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 4 डिवाइड बाई इक्वेशन 3, ठीक है। डिवाइड करते हैं अपन यहाँ पे, इसको बिठा देता हूं एक बार। अब डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके अपन क्या कर लेंगे बच्चों, इसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला तैयार करने वाले हैं। तो इसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा, यहां आ जाएगा log k2 बटा या log k2, एक मिनट डिवाइडेशन से बढ़िया तो क्या करते हैं अपन, डिवाइडेशन नहीं करना बच्चों, अपन को यहाँ पे लेस देन करना है, यानी कि लेस करना है। तो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, दोबारा करते हैं। तो log k2 माइनस का log k1, इन दोनों का डिफरेंस अपने, इन दोनों की वैल्यू अपने पास है। तो log k2 का मान क्या है, माइनस का ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू प्लस log a माइनस और माइनस फिर माइनस लग जाएगा, k1 का मान कितना है, ई ए अपॉन
2.303 RT1 प्लस का क्या हो जाएगा log a हो गया। करें मल्टीप्लाई, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको नीचे ले आओ आप, तो क्या बन जाएगा ये log K2 अपॉन K1, यहां हो जाएगा माइनस का EA अपॉन 2.303 RT2 प्लस log a माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस EA अपॉन 2.303 RT1 माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा log a से log a कैंसिल, ठीक है। क्या बचा log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू माइनस का EA अपॉन 2.303 RT2 प्लस EA अपॉन 2.303 RT1। इनको मैं अरेंज करके लिख देता हूं, प्लस को पहले लिख देता हूं, माइनस को बाद में लिखता हूं, है ना। सही है, कुछ कॉमन आ रहा होगा तो log K2 बटा K1 कॉमन क्या रहा आपका E अपॉन 2.303 R, अंदर बचेगा 1 अपॉन माइनस का T1 1 अपॉन T2, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, तो जैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये हो गए मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। यहां से अपन एक्टिवेशन एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे, क्या होगा T2 माइनस का T1 और नीचे क्या हो जाएगा T1 T2, ठीक है। तो बच्चों यहां पर अपन को इस आदमी कैलकुलेशन करनी है, यहां पर R की वैल्यू क्या रखेगा 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो बच्चों ये अपने क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। कुल मिला के अगर आपको न्यूमेरिकल याद करना है या न्यूमेरिकल करना है तो आपको ये वाली डेरिवेशन आपको जनरली याद होनी चाहिए। इसमें आपको T1 का मान मिल जाएगा, T2 का मान मिल जाएगा, सब कुछ दे देगा वो, आपको तो सिर्फ वैल्यू पुट ऑफ करना और आंसर लाना है। आई होप आपका आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। आप रेगुलर इसको देखिए, बार बार इसको देखिए, नोट्स तैयार करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.